नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। दिस इज संदीप कृष्ण पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल shauryaeducation.com पर। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में पहले ही देख चुका होगा कि आज व्यंजन की चर्चा होगी, यानी पार्ट 2 वर्णमाला। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पहले पढ़ा दिया स्वर के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप YouTube चैनल पर जाकर के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपके नए टॉपिक जिसका नाम है व्यंजन। पिछले टॉपिक में मैंने स्वर की चर्चा करी थी और इस टॉपिक में हम जो चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है व्यंजन। तो ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले सूचना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट हमको दीजिए, ताकि हम लोग भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सके, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा ज्ञान जो भी मेरे अंदर है वो आपको प्रदान कर सकूं। तो चलिए क्लास को शुरू करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना अगर वीडियो अच्छा लगे तो। और आपका फीडबैक यानी कमेंट, उसका इंतज़ार हमें हमेशा रहता है, तो वो देना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि हमारा जो व्यंजन है उसका डेफिनेशन। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने यहाँ तक पढ़ाया था, तो अब यहाँ से फिर दोबारा क्लास को अटैच यानी ऐड कर देता हूँ। एक्चुअली में व्यंजन क्या होता है दोस्तों, यह भी एक प्रकार से वर्णमाला है, वर्ण है। क्या है? वर्ण। मतलब ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है। जिसके उच्चारण के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? स्वर की आवश्यकता पड़ती है, उसी को कहा जाता है व्यंजन। उदाहरण के रूप में समझो, जैसे मैंने आपसे कह दिया राम, मैंने क्या कह दिया? राम। तो आप देख रहे हो इसमें 2-3 प्रकार के आपके वर्ण प्रयोग किए गए हैं। कैसे? पहला आपका लिखा है र में एक मात्रा लगा है जिसका नाम है आ, और यहाँ पे भी लिखा है म, और म में भी एक मात्रा यानी स्वर लगा है जिसका नाम है अ। तो ये जो आ और अ हैं ये तो हमारे स्वर हैं, एज यू नो आल्सो। और इसके पहले जो म और र हैं ये दोनों हमारे क्या हैं? व्यंजन हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यंजन उसके उच्चारण के लिए हमेशा एक स्वर की आवश्यकता होती है। तो ये तो बात समझ में आ गई। अच्छा, एक बात और आप याद रखेंगे, वो क्या? वो ये कि कोई भी वर्ण रहेगा, स्वर रहेगा, व्यंजन रहेगा, माफ़ करना, कोई भी व्यंजन रहेगा तो उसके पास हमेशा अ रहता है। जैसे मैंने कहा क, तो क में अ छुपा हुआ है। उदाहरण के रूप में समझो, जैसे क लिखा, क में मैंने हलंत लगाया तो इसका जो ध्वनि है यानी इसका जो मात्रा है वह निकल करके बाहर आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। और आपने ये भी पढ़ा था कि भाई कितने प्रकार के जो मात्राएं होती हैं वो कितनी होती हैं। तो मात्राओं की संख्या होती है टोटल 10। मात्रा की संख्या कितनी होती है? 10। अब आप कहोगे कि सर व्यंजन तो 11 हो, स्वर तो 11 होते हैं, तो मात्रा कैसे 10 हो गया? तो इसका भी रीज़न है। आप देखो, अ का कोई मात्रा होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अ के बाद जितने भी होते हैं, जैसे आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इन सभी का मात्रा होता है, पर अ का कोई मात्रा नहीं होता है। तो अगर कभी भी परीक्षा में आपसे पूछे कि कितने मात्रा होती हैं वर्णमाला में, तो आप सीधा सीधा बता दोगे 10। क्लियर है? चलो अब टॉपिक पे आते हैं, व्यंजन के प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये तो व्यंजन के आपके परिचय थे। अब व्यंजन के प्रकारों की जब चर्चा करते हैं तो सबसे पहला जो प्रकार होता है उसका नाम है, सबसे पहले जो व्यंजन है उसका प्रकार का नाम है स्पर्श व्यंजन। तो अब हम शुरू करते हैं आपके जो व्यंजन है उसके पहले प्रकार की। पहला प्रकार जो है बच्चा, उसका नाम है स्पर्श व्यंजन। क्या नाम है? स्पर्श व्यंजन। याद रखना, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन। अब कभी कोई पूछा स्पर्श व्यंजन क्या होता है, तो ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण के लिए हमारा जिह्वा मुख के अंदर किसी न किसी हिस्से को स्पर्श करता है यानी छूता है, उसको कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है तो बता दूंगा 25। इनकी संख्या कितनी है आप बता दोगे 25। तो ये बात भी क्लियर हो गई। स्पर्श व्यंजन को ही एक नया नाम दिया जाता है जिसे कहते हैं वर्गीय व्यंजन। क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन। ये भी आप बात याद रखोगे, परीक्षा में ये भी पूछता है कि वर्गीय व्यंजन के कितने क्या नाम है, संख्या है, तो वही आप बताओगे कितने हैं? 25 हैं। यहाँ तक बात क्लियर है बॉस? अच्छा, इतनी समझ में आ गई। और कौन कौन से हैं, चलो उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो अगर हम वर्गीय व्यंजन के बारे में बात करेंगे तो 5 वर्ग होते हैं। पहले वर्ग का नाम है क वर्ग, दूसरे का नाम है च वर्ग, तीसरे का नाम है ट वर्ग, चौथे का नाम है त वर्ग और पांचवे का नाम है प वर्ग। क च ट त प, आप ऐसे करके नाम याद रखोगे। अब इसके बाद जो क वर्ग है इसमें कौन कौन आता है?
और इसमें कौन कौन आता है, इन सभी में सभी की चर्चा कर रहा हूँ। तो जो पहला है क वर्ग, उसमें 5 वर्ण आते हैं। कौन कौन से, क, ख, ग, घ और अंग। ये 5 वर्ण जो हमारे हैं वह हैं क वर्ग के। इसे हम कंठ व्यंजन भी कहते हैं। अभी मैं इनके बारे में चर्चा करता हूँ इनको जस्ट पढ़ाने के बाद। अब इसके बाद च में भी 5 आएगा, च, छ, ज, झ, इया। अगर आपसे कोई कहे कि भैया आप इतने बड़े हो गए अभी भी ये पढ़ रहे हो, तो उनसे कहना कि भाई ये बचपन में पढ़ाया गया लेकिन मैंने नहीं पढ़ा, तो आज मुझे मजबूरन पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो परेशान मत हो ना भाई, सबको पढ़ना पड़ता है। कंपटीशन में ये सब नॉर्मल क्वेश्चन नहीं होते, बहुत बना घुमा करके क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद ट, ठ, ड, ढ और अड़, ये हो गए। फिर इसके बाद त, थ, द, ध, फिर न, ये हो गया। फिर प, फ, ब, भ, फिर म। ये जो हमारे हैं ये सभी हमारे क्या हैं, स्पर्श व्यंजन हैं, वर्गीय व्यंजन हैं। अच्छा, अभी तक मैं इसको वर्गीय व्यंजन के रूप में कहता हूँ। अब बात करता हूँ कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है। आओ, स्पर्श व्यंजन का परिभाषा भी बताएं। मुख से जब आवाज़ निकले तो किसी न किसी हिस्से को स्पर्श करेगा। जैसे जो हमारा क वर्ण है उसको कहा जाता है कंठ। क्या कहा जाता है, कंठ। कहीं कहीं इसे कंठ भी कहते हैं। कंठ क्यों कहते हैं सर, क्योंकि जब इनका उच्चारण करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा जोर, सबसे ज़्यादा प्रेशर अपने कंठ पर देना पड़ता है, इसलिए इसे कहा जाता है कंठ वर्ण। जैसे आप इसको उच्चारण करो, क, ख, ग, घ, अंग। प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा अपने से भी। अभी तो आप YouTube पे वीडियो देख रहे हो तो इसको प्रैक्टिस करो अपने से भी। जब आप पढ़ रहे हो तो उसको प्रैक्टिस भी करो अपने से। तो ये देखो, ये कंठ के बल पे बोला जाता है। इसके बाद जो हमारा दूसरा होता है वो होता है मूर्धा, तालु। वो हमारा क्या होता है, तालु। यानी च वर्ण किस में आता है, तालु में आता है। किस में आता है, तालु। तालु को तालव्य भी कहते हैं, तालु को तालव्य भी कहते हैं। अब ये तालव्य व्यंजन क्या है, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा तालु को टच करे। तालु क्या होता है, मुख के ऊपर का जो छत है अंदर। जैसे आप बोलते हो तो देखो ये जिह्वा ऊपर चिपकता है। आप बोलोगे च, छ, ज, झ, इय। देखो ये बोल जो आप जब बोल रहे हो तो ये क्या कर रहा है, जिह्वा तालु को स्पर्श कर रहा है। इसलिए च, छ, ज, झ, इय को क्या कहा गया, तालव्य व्यंजन। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। इसके बाद जो हमारा ट वर्ण है इसको कहा जाता है मूर्धन्य। क्या कहते हैं सर, मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य क्या होता है कि अभी मैं लिख दूँ थोड़ा, मूर्धा, मूर्धा भी कह सकते हो या फिर मूर्धन्य भी कह सकते हो। मूर्धन्य क्या होता है कि जब आप ऐसे व्यंजन जो बोलो और जिह्वा पीछे की तरफ मुड़े और फिर झटके से आगे फेंक दे। जैसे ट, ठ, ड, ढ और अड़। देखो जब आप इसका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण कर रहे हो तो ये पीछे पहले जा रहा है और फिर झटके से फेंक रहा है, तो उस व्यंजन को क्या कहा गया, मूर्धन्य व्यंजन। इसके बाद हमारा क्या है, त, थ, द, यानी त वर्गीय व्यंजन जो है उसको कहा जाता है दंत्य व्यंजन। क्या कहते हैं, दंत्य। क्या कहते हैं, दंत्य। दंत्य क्यों कहते हैं, अब इसका परिभाषा समझते हैं। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा आगे की दांत के ऊपर वाले हिस्से को, आगे के दांत के ऊपर वाले हिस्से में पिछले वाले भाग को स्पर्श करे। मतलब जब जिह्वा दांत के ऊपर वाले के पिछले वाले भाग को स्पर्श करता है तो वह व्यंजन कहलाता है दंत्य व्यंजन। कौन कौन से हैं, त, थ, द, ध और न। आप देखो जब इसका उच्चारण कर रहे हो तो ये क्या कर रहा है, ऊपर वाले दांत के पीछे वाले हिस्से को स्पर्श कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या कहा गया, दंत्य व्यंजन। समझ में आ रही है। उदाहरण से अपने आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो समझ में आएगा। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप खुद भी प्रैक्टिस करो तो और मजा आएगा समझने में। इसके बाद जो हमारा ये है इसका नाम है ओष्ठ व्यंजन। क्या नाम है सर, ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन। सर ओष्ठ व्यंजन क्या होता है बताता हूँ। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय दोनों होठ आपस में चिपके, दोनों होठ आपस में जुड़ जाएं तो वह व्यंजन कहलाता है ओष्ठ व्यंजन। कौन कौन से हैं, प वर्ग के व्यंजन। अब हमेशा याद रखना प वर्ग का सभी व्यंजन क्या होता है, ओष्ठ व्यंजन। कैसे, प, फ, ब, भ, म। पूरे YouTube पर चैलेंज करता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति ओष्ठ व्यंजन को बिना होठ सटाए बोल दे तो मेरी तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम है।
ठीक है। अब आप कहोगे सर शर्त लगा रहे हो, 1 लाख रुपए कमाते भी हो, अब पता नहीं कमाता हूँ कि नहीं कमाता, लेकिन शर्त में हारूंगा नहीं, इतना तो शर्त है। आप इसका उच्चारण बिना होठ सटाए नहीं बोल सकते हो। एक लड़का मेरे पास आया, उसने कहा सर मैं बोल दूंगा। मैंने कहा अच्छा बोल के दिखाओ। तो वो कहा वह। हमने कहा पगलू, जो वह है वह क्या आपका ओष्ठ क्या नाम है, प वर्ग में आता है? तो बोला नहीं। हमने कहा फिर कैसे? तो ये जो वह है ना, ये ओष्ठ नहीं है, ये दंतोष्ठ है। ये क्या है? दंतोष्ठ है, मतलब दांत और ओठ मिला करके। आप देखो वह नीचे का होठ ऊपर का दांत दोनों मिलता है, समझ में आया? इसलिए वह आपका ओष्ठ नहीं है बल्कि दंतोष्ठ है। इस बात को भी आप याद रखोगे। तो मुझे आशा है कि आप सभी को स्पर्श व्यंजन या फिर वर्गीय व्यंजन अच्छे से समझ में आ गए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा दूसरा व्यंजन, जिसको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। आइए समझते हैं कि अंतस्थ व्यंजन क्या होता है। तो मैंने लिखा अंतस्थ व्यंजन। आप जब भी कभी किताब को पढ़ोगे, जब भी कभी पुस्तक पढ़ते हो, तो कभी भी अंतस्थ व्यंजन का परिभाषा आपको लिखा नहीं मिलता है। बहुत कम ही किताब हैं जहां पर अंतस्थ व्यंजन का परिभाषा लिखा मिलता है। तो कोई बात नहीं, आप मेरे चैनल पर मुझसे हिंदी पढ़ रहे हो तो मैं आपको भाई इसका परिभाषा भी बताऊंगा। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है मेरे भैया, मेरे दोस्त, कि वह व्यंजन जब उच्चारण किया जाए तो न तो वह जिह्वा, जो जिह्वा हमारा है, न तालु को स्पर्श करे न नीचे स्पर्श करे, बल्कि हवा में लहराता रहे, तो उस व्यंजन को क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है दोस्त? तो बोलेंगे 4। कितनी होती है लल्ला? 4। कौन कौन से? तो वह है य, र, ल और व। याद रखना, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, अंतस्थ व्यंजन होते कौन कौन से हैं। ठीक है, फिर इनको भी आगे 2 भागों में बांटा गया, जैसे ल और आपका र, ये भी हमारा दूसरा व्यंजन है, लुंठी व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो ये तो हमारा हो गया अंतस्थ व्यंजन की बात। आओ अब हम समझते हैं हमारा जो दूसरे प्रकार का व्यंजन है। अब हम समझते हैं कि हमारा ऊष्म व्यंजन क्या होता है। मेरे लल्ला, ऊष्म व्यंजन की परिभाषा भी बहुत आसान है। ऊष्म व्यंजन को ऊष्मीय व्यंजन भी कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा, तो घबराना मत कि सर ने आपको गलत पढ़ा दिया। उसी को ऊष्म भी बोलते हैं, उसी को ऊष्मीय व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, ऊष्मीय व्यंजन भी कहते हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 है। कितनी है? 4। बोलो कौन कौन से हैं? तो वो आपको भी मैं बता दे रहा हूँ। पहला आपका श, फिर दूसरा भी श, और तीसरा भी खटकोर वाला श, और उसके बाद ह। सर ऊष्म व्यंजन का परिभाषा आपने नहीं बता, बिल्कुल बता रहा हूँ। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख से ऊष्मा निकले, उस व्यंजन को क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, ऊष्म व्यंजन के बाद जो हमारा दूसरा प्रकार का व्यंजन होता है वो होता है हमारा संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से संयुक्त व्यंजन है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। आओ समझते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की भी संख्या अगर हम बात करें तो हमारे हैं 4। कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं सर, वो भी मैं बता दो। अच्छा जी, आओ बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको याद रखना है छ, क्षत्रिय वाला छ जो होता है, इसको याद रखना है। इसके बाद त्र, फिर इसके बाद श्र, फिर इसके बाद ज्ञ। ये जो 4 व्यंजन है मेरे लल्ला, उन सभी को कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। ठीक है सर, इनका परिभाषा इसी इसको भी बता दे रहा हूँ। ऐसे व्यंजन जिनका निर्माण 2 व्यंजनों से हुआ है उसको कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। आओ समझते हैं इनका निर्माण किससे किससे हुआ है। तो मैंने यहाँ लिखा छ। तो ये जो छ है, देखो ये परीक्षा में कई बार पूछा है और आए दिन एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। तो जो छ है वो बना है क प्लस श। याद रखना, इसके नीचे हलंत लगा रहना चाहिए। अगर हलंत नहीं लगा, विकल्प में इसी प्रकार से लिखा रहेगा, पर एक बार इसमें हलंत लगाएगा, एक बार इसमें हलंत लगाएगा, एक बार दोनों में लगा देगा, तो आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए आप हमेशा याद रखना यहाँ हलंत लगना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारा है त्र। तो त्र किससे बना है? तो बोलूँगा त धन र, त धन र। भाई त के भी नीचे हलंत लगेगा, याद रखना है। इसके बाद हमारा क्या होता है? श्र। श्र किससे बना है? तो श प्लस र, यही से रहेगा। यहाँ पे आपको कई बार उसमें व्यंजन में ये श दोनों होते हैं, तो इसमें ये वाला जो श होता है ये रहता है। इसके बाद आपको याद रखना है ज्ञ। जो ज्ञ है, ज्ञ किससे मिलके बनता है? तो बोलेंगे ज धन य, ज धन य।
तो ये बात आप हमेशा याद रखोगे, ठीक है। कभी कभी आपको यहाँ ग भी देगा, ग ध्वनि है, तो वह विकल्प हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अब समझते हैं हमारा कि द्वित्व व्यंजन क्या होता है। गेट बंद करो। ऐसे व्यंजन जो अपने ही दो समान व्यंजनों से मिलकर बनता है उसे कहा जाता है द्वित्व व्यंजन। अच्छा सर वो कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से नहीं होते, वो प्रत्येक वो आपको मिल जाएगा। जैसे समझना आप, मैंने यहाँ लिख दिया दिल्ली, मैंने क्या लिख दिया दिल्ली, तो यहाँ पे देखो ल में एक बार आधा ल लगा है और एक बार पूरा ल लगा है। इसका मतलब ये जो ल है ये क्या कहलाएगा, द्वित्व व्यंजन। क्या कहलाएगा सर, द्वित्व व्यंजन। मैंने लिख दिया कलकत्ता, मैंने लिख दिया कलकत्ता, तो तय में देखो डबल डबल है। इसका मतलब ये क्या है, परीक्षा में पूछता है आपसे कि द्वित्व व्यंजन वाला विकल्प कौन सा है, छांटिए या पहचानिए। तो आपको याद रखना है जहाँ पर डबल आ जाए, मतलब ऐसे व्यंजन जब दो बार एक साथ ही प्रयोग हो जाए तो उसी को कहा जाता है द्वित्व व्यंजन। उदाहरण के रूप में चेन्नई, मैंने यहाँ पे स्थानों के नाम लिखा है, आप और भी उदाहरण देख सकते हो। तो चेन्नई जो है हमारा वो क्या है, द्वित्व व्यंजन है। समझ में आ रहा है सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक कर दो और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। तो अब आइए द्वित्व व्यंजन के बाद हम सीखते हैं कि घोष, अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं। मेरे प्यारे बच्चा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर परीक्षा के लिए, हर परीक्षा में इससे घुमा फिरा कर प्रश्न आता है। तो पर कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे से पढ़ लो, कितना भी घुमाए फिराए मैं घुमाने फिराने नहीं दूंगा। तो चलिए समझते हैं कि अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष क्या होता है। एक्चुअली में स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर व्यंजन को दो प्रकारों में बांटा गया है। कौन कौन से दो प्रकार हैं, तो पहला है घोष और दूसरा क्या है, अघोष। घोष को बड़े प्यार से सघोष भी कहा जाता है। आओ समझते हैं कि सघोष क्या होता है। तो याद रखना है ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में हमारा स्वर तंत्रियाँ का मतलब यहाँ जो कंठ के अंदर हमारे स्वर तंत्रियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा जब कंपन करती हैं तो वह कहलाता है आपका घोष। इसी को कहा जाता है सघोष। मतलब ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ अधिक कंपन करती हैं उन व्यंजनों को कहा जाता है घोष अथवा सघोष। कौन कौन से हैं, आओ समझते हैं। प्रत्येक वर्ग का, भाई कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं, 5 में 25 हमारे व्यंजन होते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हमारा कहलाता है घोष वर्ण। कैसे याद रखेंगे, जैसे जब इसका उच्चारण करते हैं तो देखो कंपन ज़्यादा होगा, ग, घ, अंग, ज, झ, इया, इनके अपेक्षा थोड़ा कम हो रहा है। ये कह रहा क, ख, च, छ, लेकिन ये ज, झ, आप देखो यहाँ पर कंपन ज़्यादा होता है। देखो खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है, घोष व्यंजन। क्या कहलाता है सर, घोष व्यंजन कहलाता है। अच्छा अब बाकी आपको तुरंत समझ में आ गया कि अघोष व्यंजन क्या होता है। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ कम कंपन करती हैं उन्हें कहा जाता है अघोष। कौन कौन से हैं, तो प्रत्येक व्यंजन का पहला और दूसरा, इसको लिखते रहना आप लोग, याद करने के लिए लिखते रहना। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, ये कहलाता है आपका अघोष और ये क्या कहलाता है, सघोष। मतलब प्रत्येक वर्ग का दूसरा और पहला वर्ण कहलाता है आपका अघोष, तीसरा, चौथा और पांचवा ये कहलाता है सघोष। तो ये तो हो गया स्वर तंत्री के आधार पर, कंपन के आधार पे। अब समझते हैं कि जो हमारा अल्प प्राण और महाप्राण क्या है, ये क्या होता है। एक्चुअली में प्राणत्व के आधार पे, प्राणत्व का मतलब क्या है, जब हम बोलते हैं तुम्हारे मुख से हवा भी निकलता है, तो उसके आधार पे भी व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो प्रकार हैं, तो पहला प्रकार आपका क्या है, अल्प प्राण, और दूसरा क्या है, महाप्राण। अल्प मतलब होता है कम, महा मतलब होता है अधिक, आप हमेशा से जानते हो। तो सिंपल सा बात है कि इसका परिभाषा अपने आप से भी बन जा रहा है। कैसे, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय
मुख से कम वायु यानी कम हवा निकले तो उसको कहा जाता है अल्प प्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला व्यंजन, तीसरा व्यंजन और पांचवा व्यंजन याद रखना है। पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा ये व्यंजन कहलाता है आपका अल्प प्राण। क्या कहलाता है? अल्प प्राण। देखो जब इनका उच्चारण करते हैं तो इनमें ज़्यादा हवा निकलता है कम। उदाहरण समझते हैं, क ग अंग नहीं निकल रहा है, च ज इ इसमें भी कम हवा निकल रहा है, ट ड अड़, ट ड अड़ सॉरी इया, इसके बाद त द न न, तो ये हमारे क्या है, इसके बाद प ब म, ये जो व्यंजन है ये कहलाते हैं अल्प प्राण। इनके उच्चारण में हवा कम निकलती है। इसके बाद जो दूसरा है महाप्राण, अपने आप समझ में आ गया। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख से अधिक हवा निकले, किसकी अपेक्षा? अल्प प्राण की अपेक्षा, तो वो व्यंजन कहलाता है महाप्राण व्यंजन। कौन कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा, दूसरा, चौथा। कौन कौन सा? दूसरा, चौथा याद रखना है। दूसरा और चौथा व्यंजन क्या कहलाएगा? महाप्राण। क्या कहलाएगा? महाप्राण। लिख लेना इसे आप लोग, महाप्राण। ऐसे व्यंजन को कहा जाता है जिसका उच्चारण करते समय मुख से अधिक हवा निकलती है, उसी को कहते हैं महाप्राण। दूसरा और चौथा, भाई इनका उच्चारण भी करके देख सकते हो। ख घ, छ झ, ठ ध, थ ध, फ भ। देखो इनकी अपेक्षा इसमें हवा क्या कर रहा है? ज़्यादा निकल रहा है, तो ऐसे व्यंजन को क्या कहा जाएगा? महाप्राण। ठीक है, तो अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष, इनकी चर्चा हमने इसमें करी। आइए अब हम समझते हैं कि हल व्यंजन क्या होता है। हल व्यंजन समझना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हल व्यंजन। थोड़ा सा ये अंतिम टॉपिक है आज की वीडियो के लिए। हल व्यंजन, हल व्यंजन ऐसे व्यंजन जिसमें हलंत लगा हो, ऐसे व्यंजन इसमें हलंत लगा हो उसे कहा जाता है हल व्यंजन। आप जब संधि में पढ़ाऊंगा इस वीडियो के बाद तो उसमें आपको हल संधि भी पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो हल संधि को क्या कहते हैं? हल संधि को हम लोग कहते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का ही दूसरा नाम हल संधि है। ऐसे व्यंजन जिनके नीचे हलंत यानी एक तिरछी सी पाई लगी होती है उसी को कहा जाता है हल व्यंजन। जैसे मैंने लिखा ल, तो ल के नीचे हलंत लगा दिया, अभी हल व्यंजन कहलाएगा। जैसे ही हलंत लगता है उसका जो मात्रा है वो समाप्त हो जाता है। अभी मैंने शुरुआत में ये सब चीज़ें आपको बताई थी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो पार्ट 3 के वर्णमाला के पार्ट 3 में। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा तो अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से और एक लाइक करके हमें दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।